क्या छोटी भाभी, आप छोटी सी बात को तिल का तार क्यों बना रही हैं? बच्चा है, खेलते हुए एक खिलौना टूट ही गया तो क्या हुआ? निधि ने दिव्या को समझाने का प्रयास किया तो दिव्या बिफर पड़ी। बोली, खिलौना? तुम लोगों ने कभी महंगे खिलौने देखे भी हैं क्या? ये तो मेरा भाई जापान से लाया, जिसे तुम्हारे जाहिल भतीजे ने तोड़ दिया। भाभी, आप होंगी पैसे वाली तो हम भी कोई कम नहीं हैं। जिसे आप जाहिल कह रही हैं, उसकी तो दोनों मौसियां ही लंदन में हैं। निधि भी ऊंची आवाज में अपनी छोटी भाभी को सुनाती जा रही थी, जिसे मनोहर बाबू के लिए सुनना अब असहनीय हो गया था। वो चुपचाप अपनी छड़ी लेकर टहलने चले गए। इस वक्त तो उनके दिलो दिमाग में ऐसा कश्मकश चल रहा था कि सुबह की ताजी मनभावन हवा उनके बदन को चुभ रही थी। पंछियों की कलरव भी उनके मन को शांति देने में निष्फल हो रहा था। मनोहर बाबू के पिता एक कृषक थे। गांव में इतनी जमीनें थीं कि 3 पुश्ते आराम से बैठकर खाएं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की खातिर उन्हें शहर आना पड़ा और फिर उन्होंने शांति विला बनवाया। शांति विला की एक एक ईंट में उनकी मेहनत समाई हुई थी, लेकिन शहर की आबो हवा उन्हें रास नहीं आया। अक्सर वे बीमार रहने लगे। बार बार गांव जाना उनके लिए संभव न था। तब उनके बड़े बेटे मनोहर ने अपनी बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर पिता के काम को संभाल लिया। साथ ही अपने दोनों छोटे भाई अजय और विजय तथा छोटी बहन नैना की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली। मनोहर बाबू बाहर का काम देखते और माँ शुभलक्ष्मी घर संभालती और बीमार पति की देखभाल करती। पति के गिरते स्वास्थ्य को देखकर शुभलक्ष्मी ने अपनी एक परिचित की सुशील कन्या स्नेहा के साथ मनोहर का विवाह करा दिया। स्नेहा ने जल्दी ही अपनी व्यवहार कुशलता से सबको अपना बना लिया। डॉक्टर और दवाइयाँ बदलने के बावजूद शुभलक्ष्मी के पति की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने पत्नी से चाय पीने की इच्छा व्यक्त की। शुभलक्ष्मी चाय का कप लेकर आई तो देखा कि वो तो शुभलक्ष्मी पर तो मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पति के जाने का दुख, बच्चों की परवरिश अकेले सब कैसे संभालेंगी? तब स्नेहा अपनी सास को हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, चिंता क्यों करती हैं? हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। समय के साथ अजय, विजय और नैना बड़े होने लगे। अजय ने ग्रेजुएशन के बाद फार्मेसी में डिप्लोमा किया तो मनोहर ने उसे केमिस्ट की दुकान खुलवा दी, जिससे अच्छी आमदनी होती थी। उसने 2 ऐसे स्टाफ भी रख लिए थे जो दवाइयों की होम डिलीवरी करते थे। मनोहर ने अपने मित्र की बहन सुगंधा के साथ अजय का विवाह करा दिया। सुगंधा ने केमिस्ट्री ऑनर्स लेकर बीसीएससी की पढ़ाई की थी, इसलिए कभी कभी वह शॉप पर जाकर पति का हाथ बटा देती थी। विजय ने शहर के ही एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करने लगा। नैना बीए के फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। मनोहर बाबू और स्नेहा की कोई संतान नहीं थी। विवाह के 3 बरस बाद उन्होंने डॉक्टर से परामर्श किया। इलाज भी चला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शुभलक्ष्मी भी सुलझे विचार की महिला थी, इसलिए उन्होंने दोनों से एक बच्चा गोद लेने को कहा। तब स्नेहा बोली, जरूरत क्या है माँ जी, विजय और नैना है ना। फिर भी बहू, पर स्नेहा अपनी ही बात पर टिकी रही। सुगंधा का बेटा उस परिवार की तीसरी पीढ़ी की पहली संतान था। सब उसे हाथों हाथ लिए रहते थे। शुभलक्ष्मी की दादी बनने की इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन अभी भी कुछ काम तो बाकी थे। उम्र बढ़ती जा रही थी और स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। विजय की बहू का मुंह देखना वह चाहती थी, तो बड़े बेटे को लड़की देखने को कहा। मनोहर बाबू अपने छोटे भाई के स्वभाव को जानते थे, इसलिए उससे पूछे कि कोई लड़का है तेरी जिंदगी तो बता दे। विजय पहले तो नकार गया। मनोहर बाबू समझ गए, हंसते हुए बोले, तो ठीक है, रामेश्वर जी की बेटी के साथ तेरा। तभी विजय बोला, अरे नहीं भैया। मनोहर बाबू फिर हंसने लगे। विजय ने उन्हें बताया कि फर्म के मालिक की बेटी है दिव्या। हम एक दूसरे से समझ गया। उन्हें बता देना कि हम कल उनसे शादी की बात करने आ रहे हैं। दूल्हा दुल्हन राजी थे तो ब्याह में देरी क्यों करनी। 15 दिनों के अंदर ही दिव्या विजय की पत्नी और शुभलक्ष्मी जी की तीसरी बहू बनकर इस घर में आ गई। तीनों बहुओं को हंसते बोलते देखकर शुभलक्ष्मी जी खुशी से फूली न समाती थी। साल बीतते बीतते दिव्या ने खुशखबरी भी सुना दी। उसका 5वां महीना चल रहा था। स्नेहा अपनी सास से कह रही थी कि दिव्या की गोद भराई की रस्म भी करनी है। उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए तब हम लोग नैना के लिए वर तलाशने शुरू कर देंगे। ईश्वर की कृपा से दिव्या की गोद भराई का फंक्शन बहुत अच्छे से संपन्न हो गया था। उसके बाद शुभलक्ष्मी जी की सेहत अचानक से गिरने लगी। दवाइयाँ खा रही थी, बहुएं भी आसपास ही रहती थी, पर होनी को कौन टाल सकता था। एक दिन सुबह सुबह ही मनोहर को अपने पास बुलाई और बोली, बेटा
अब तेरे बाबूजी के पास मैं जा रही हूँ। घर में दीवार नहीं खड़ी होने देना। मनोहर बाबू ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। स्नेहा समझ रही थी कि सास क्या कहना चाहती है। सास के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, माँ जी, दिल पर कोई बोझ नहीं रखिए। नैना मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। आप उसकी चिंता न करिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सुबलक्ष्मी जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उनके जाने से घर में एक सन्नाटा सा पसर गया था। नैना भी गुमसुम रहने लगी थी। दिव्या ने जब एक बच्ची को जन्म दिया तब महीनों से छाई उस घर की उदासी दूर हो गई। नैना भी अपने भतीजे भतीजी के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। बच्चे के जन्म के बाद न जाने कैसे दिव्या को यह गुमान होने लगा कि वो एक धनी परिवार की बेटी है। अपनी बेटी के खिलौने और अन्य सामानों को वह किसी को हाथ नहीं लगाने देती। बात बात पर नैना को घर के सामानों की कमियां गिनाती। स्नेहा और सुगंधा तो उसे जवाब नहीं देती, लेकिन नैना से तो दिव्या की बहुत बहस होती थी। एक दिन बच्ची के लिए दूध बनाना था। स्नेहा ने कहा कि लाओ मैं बना देती हूँ। दिव्या तपाक से बोली, आपको क्या पता कि बच्चों का दूध कैसे बनाते हैं? भाभी, बड़ी भाभी का तो लिहाज कीजिए। गलत क्या कहा मैंने? फैशन में आकर इन्होंने बच्चा जना ही नहीं तो क्या जानेंगी कि कैसे क्या करना है बच्चों का। यह सुनकर स्नेहा के तो तन बदन में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से सुगंधा ने उसे संभाला। उस दिन स्नेहा बहुत रोई थी। घर में चल रहे महाभारत से तीनों भाई परेशान थे। दिव्या विजय को कहने लगी कि इस घर में मेरा दम घुटता है। अलग रहने के लिए उस पर दबाव डालने लगी। विजय बड़े भाई से तो कुछ कह नहीं सकता। अजय से कहता कि भाई मैं क्या करूं? तब अजय उसे दिलासा देते हुए सब ठीक हो जाएगा। सुगंधा का बेटा यदि दिव्या की किसी चीज को हाथ लगा देता तो वह उसे डपट देती, और आज तो उसने सुगंधा के बेटे पर हाथ ही उठा दिया कि भला नैना कैसे चुप रहती। उसने छोटी होकर अपनी भाभी को जवाब दिया। यही बात मनोहर बाबू को व्यथित करने लगी। एक पल को तो उन्हें लगा जैसे अपनी माँ को दिया वचन निभाने में वे असफल हो गए हैं। पार्क में बैठकर ही उन्होंने कुछ विचार किया और घर पहुंचकर रामदीन, जो बरसों से उनके यहाँ काम कर रहा था, उससे बोले कि बड़ी छोटी मालकिन सुगंधा और नैना को मेरे कमरे में भेज दो। और मालिक, नई मालकिन को? रामदीन ने पूछा। नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। तीनों को मनोहर बाबू के कमरे में जाते देख दिव्या के कान खड़े हो गए। समझ गई कि मेरी शिकायत होगी। उसने अपनी बेटी को पालने में रखा और मनोहर बाबू के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। मनोहर बाबू कह रहे थे, तुम तीनों ने घर में क्या कोहराम मचा रखा है? बड़े छोटे का कोई तो लिहाज नहीं है तुम्हें। और नैना, तुम, नई बहू भी तो तुम्हारी भाभी है, उससे ऊंची आवाज में बात करना क्या तुम्हें शोभा देता है? बड़े भैया, छोटी भाभी को अपने पैसे पर बहुत अभिमान है। हर वक्त हमें नीचा दिखाती रहती है। उस दिन तो बड़ी भाभी को भी उसने। तो क्या हुआ नैना, वो स्नेहा के लिए बेटी समान ही है। तुम तो उससे छोटी हो, तुम्हें तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। अभी वो इस घर के लिए नहीं है। हमें उसे इतना प्यार और स्नेह देना है कि वो पैसे पर नहीं अपने परिवार पर अभिमान करने लगेगी। देखो बेटा, अभिमान, दंभ और क्रोध से हमेशा सर्वनाशी होता है। माँ बाबूजी की इस शांति विला में फिर अशांति न हो, इसका ध्यान तुम सबको रखना है। दिव्या भी इस परिवार की सदस्य है। बड़े छोटों की भूल को और छोटे बड़ों की नादानियों को माफ करके चलते तभी परिवार रूपी वृक्ष हमेशा हरा भरा रह सकता है। नैना, तुम अभी जाकर दिव्या से माफी मांगो। दिव्या, मैंने एक नया फ्लैट देख लिया है, हम कल ही उसमें। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? विजय ने आश्चर्य से दिव्या से पूछा, जो बाहर खड़ी मनोहर बाबू की बातें सुनकर रोने लगी थी। विजय, मुझे कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है, कहकर वह दौड़कर अपने कमरे में गई और बच्ची को गोद में लेकर स्नेहा के पैरों पर जाकर गिरकर बोली, दीदी, अपनी छोटी बहन को माफ कर दो। न जाने कहाँ से मुझ में अभिमान का कीड़ा मेरे सिर पर चढ़ गया था। मैंने आपका और आप सबका दिल दुखाया है। मैं बहुत बुरी। बस बस दिव्या, इतना रोगी तो बाहर आ जाएगी। रात गई बात गई। हंसते हुए स्नेहा ने दिव्या को गले से लगा लिया। कई महीनों बाद आज फिर से शांति विला में पहली जैसी रौनक दिखाई दे रही थी। सुगंधा और दिव्या रसोई में थी। नैना दोनों बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई थी और स्नेहा यानी कि घर की मालकिन, बड़े मालिक के साथ बैठकर चाय पीते हुए नैना के विवाह के बारे में विचार विमर्श कर रही थी। परिवार रूपी वृक्ष की जड़ें अगर मजबूत हो, प्यार और ममता से उसे सींचा गया हो, तो अभिमान की आंधी उसके पत्तों को हिला सकती है, लेकिन जड़ों को उखाड़ नहीं सकती।
मनोहर बाबू के परिवार में भी हल्का सा झोंका तो आया, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य और समझदारी से सब संभाल लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।